पासवर्ड क्या है? और यू उधर से खुल गया। जुड़ेंगे तो कैसे पता लगेगा? यहाँ रख। समय हो गया है तो सभी साधकों को हरिओम। क्या मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? एक बार कृपया मैसेज कर दें। आया मैसेज? सही आवाज अगर आ रही हो, अब तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही है, अगर मैं ठीक ढंग से आपको देख पा रही हूं तो कृपया मैसेज कर दीजिए। कोई एक मैसेज कर दें कृपया। जी जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। अपने अपने इष्ट का स्मरण कीजिए। अनन्याश्चिन्तन्त्यो माये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 9 का ये 22वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है या मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, वह फिर मेरा हो जाता है, उसके सारे काम मेरे हो जाते हैं। बिना किसी चिंता के जब हम प्रभु को सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो हमारे पास जो है उसकी रक्षा प्रभु करते हैं, और जो कुछ भी हमारे पास नहीं है उसको भी पूरी तरह प्रदान हमें प्रभु करवाते हैं, अर्थात हमारे चिंता का विषय समाप्त हो जाता है। तो ऐसी कामना के साथ कि हमारे पास जो कुछ है प्रभु उसकी रक्षा करें, और जो कुछ हमारे पास नहीं है उसको प्रभु प्रदान करवाएं, ऐसी कामना के साथ, सबके मंगल की, सबके सुख की कामना के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं अहिल्या, राजमाता अहिल्या योग केंद्र का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी। तपन जी और आपकी पूरी टीम निश्चित बहुत ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, जो आप इतना योग को जन जन तक पहुंचाने में दिन रात कार्यरत हैं, और इस बात के लिए आपको मेरा साधुवाद है। हार्दिक धन्यवाद के साथ मैं अपना थोड़ा सा परिचय दूंगी। मैं रश्मि आलोक चौधरी, मैं शिवपुरी जिले से हूँ, और मैं जैसा आपकी संस्था का उद्देश्य है कि शिवपुरी के बारे में पूरे मध्य प्रदेश में के जिलों को प्रमोट कर रहे हैं आप, तो मैं शिवपुरी से हूँ, तो मैं शिवपुरी जिले के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। शिवपुरी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल उत्कृष्ट उदाहरण है। शिवपुरी, उसका नाम चाहो यहाँ से, शिवपुरी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शिवपुरी सिंधिया राजघराने की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। शिवपुरी में प्राकृतिक भूरा खो, सुल्तानगढ़ का झरना, सुरवाया की गढ़ी, पत्थरों से बना हुआ एक उत्कृष्ट सभागृह है, जहां पर अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको आज भी संगीत की गूंज पूरा अनुभव होगी, और आपके उस संगीत की गूंज से पूरा तन मन सराबोर कर देगी। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है, जो 157 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। वहां पर बारहसिंगा, हाथी, नीलगाय और भी अन्य वन्य प्राणी सहज आपको विचरण करते हुए मिल जाएंगे। शिवपुरी में ही साखिया झील है, जिसको सिंधिया घराने ने बनवाया था, और शिवपुरी में जॉर्ज कैसर नाम का एक माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही
एक महल है, पत्थरों से बना हुआ एक बहुत खूबसूरत महल है, जिसे सन 1911 में जीवाजीराव सिंधिया ने इंग्लैंड से आ रहे जॉर्ज कैसल की सिर्फ एक रात के रुकने की व्यवस्था हेतु बनवाया था। ऐसा सुंदर पत्थरों से बना हुआ महल है। शिवपुरी में सेलिंग क्लब नामक एक पर्यटक स्थल है जो माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही आता है। और शिवपुरी में छतरी है, सिंधिया घराने की छतरी है, जो उस छतरी में माधवराव सिंधिया ने अपनी माता की स्मृति में वो छतरी बनवाई थी। यहाँ पर संगमरमर के पत्थरों पर उत्कृष्ट कारीगरी देखने को मिलती है, जो आपका मन सहज ही मोह लेती है। माँ बेटे के प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। छतरी के पास भदैया कुंड नामक एक प्राकृतिक स्थल है। इस कुंड में ऊपर से झरना बहता है और नीचे गौमुख है। गौमुख से 12 महीने पानी निकलता है और इस जल का सेवन जो भी करते हैं उनका आपसी प्रेम सदा बरकरार रहता है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। पास में ही बाणगंगा नामक एक स्थान है जहां के बारे में कहा जाता है कि बाणगंगा में अर्जुन ने भीष्म पितामह की प्यास को बुझाने के लिए एक बाण मारा था और उस बाण से वहां पर बाणगंगा से जल निकला है, जहां 52 कुंडों का अद्भुत संगम है और उन कुंडों में हमेशा पानी जल रहता है। शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क तो है ही, माधव विलास पैलेस भी है, जो सिंधिया घराने का ग्रीष्मकालीन रुकने का स्थान है, किंतु अब भारत सरकार ने उसे खुफिया एजेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। चारों तरफ से प्राकृतिक संपदाओं से मणिखेड़ा डैम, भूरा कोट, सुल्तानगढ़ का झरना, कई पर्यटक स्थल हैं। शिवपुरी एक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे मिनी हिल स्टेशन कहा जाता है। अगर मैं शिवपुरी के बारे में बात करूं तो बहुत बहुत कुछ है शिवपुरी के बारे में बोलने के लिए, तो मैं चाहूंगी कि आप जाएं और उसका स्वयं आनंद लें। और शिवपुरी एक बहुत 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 खूबसूरत स्थान है। अब मैं अपने मूल विषय पर आ जाती हूँ। आज का मुझे मूल विषय दिया गया है अंतःस्रावी संस्थान पर योग का प्रभाव। तो मैं आपको सब कुछ क्रमबद्ध बताना चाहूंगी। अंतःस्रावी संस्थान क्या होता है, उस पर आसनों का प्रभाव, प्राणायाम का प्रभाव, सठ क्रिया का प्रभाव, मुद्रा का प्रभाव, बंद का प्रभाव और अंतःस्रावी संस्थान का हमारे यौगिक आध्यात्मिकता पर प्रभाव, अर्थात चक्रों पर हमारा प्रभाव, मैं एक एक क्रमबद्ध बताऊंगी। तो अंतःस्रावी संस्थान से शुरू करती हूँ, जो मेरा मूल विषय है, अंतःस्रावी संस्थान पर योग का महत्व। अंतःस्रावी संस्थान अंतःस्रावी ग्रंथियों से बना होता है। इसमें मूल रूप से 2 ग्रंथियां काम करती हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथियां एक नली द्वारा अपने जूस को टारगेट स्थान पर पहुंचाती हैं और वहां पर शरीर काम करता है। जैसे लार ग्रंथियां, जिसमें एक नली होती है और नली के द्वारा इस जूस को पहुंचाया जाता है। तो जैसे लार ग्रंथियां, पसीने की ग्रंथियां, लिवर और पेनक्रियास, ये हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं। अब मेरा जो मूल विषय है अंतःस्रावी ग्रंथियां, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। अंतःस्रावी ग्रंथियां 8 प्रकार की होती हैं और ये पूरा संस्थान है, ये पूरा सिस्टम है। अंतःस्रावी ग्रंथियां से निकलने वाला रस किसी नली द्वारा नहीं, सीधे रक्त में छोड़ दिया जाता है। रक्त में विचरण करता हुआ वह रस टारगेट सेल तक या ऊतक तक पहुंचाया जाता है और वह वहां पर पहुंचकर अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रस को हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन एक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है हिंदी में उत्तेजना या उत्साह। तो हार्मोन रक्त में विचरण करता हुआ टारगेट सेल तक पहुंच जाता है और वहां पर उस स्थान की या उस ऊतक की क्रियाशीलता को घटा या बढ़ा देता है, अर्थात उसको बैलेंस में रखता है। और अगर ये हार्मोन कम या अधिक मात्रा में निकलता है तो मानव शरीर को कई रोगों, आदियों का भी और व्याधियों का भी सामना करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा आवश्यक है कि अंतःस्रावी संस्थान से निकलने वाले हार्मोन को हम बैलेंस में रखें। थोड़ा सा मैं बताऊंगी अंतःस्रावी संस्थान में कौन कौन सी ग्रंथियां काम करती हैं और वो कहाँ कहाँ स्थापित होती हैं, क्योंकि योग तभी काम करता है, योग विज्ञान तभी काम करता है जब आप शरीर विज्ञान को अच्छी तरह जानते हैं। जब आप योग का, जैसे कि आप सभी जानते हैं, योग का अर्थ होता है जोड़ना, जुड़ना। जब आप शरीर विज्ञान को समझ पाएंगे तब उससे जुड़ पाएंगे। जब शरीर से जुड़ेंगे तब योग आप कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, तब आप समझ पाएंगे कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए शरीर क्रिया विज्ञान का जानना भी जरूरी है और सही जगह पर
सही स्थान पर जुड़कर आप उस आसन का, प्राणायाम का, सठक्रिया का, मुद्रा का, बंध का लाभ उठा पाएंगे। तो शरीर क्रिया विज्ञान पर अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ स्थापित हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। 8 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल एंड गोनर्स। ये 8 प्रकार की ग्रंथियां हैं। मैं एक एक ग्रंथि पर थोड़ा सा अपना आपको बताना चाहूंगी। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के अग्र पश्च भाग में स्थित होती है, मटर के दाने के समान होती है। इसको मास्टर ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि इससे निकलने वाले स्राव पूरी अंतःस्रावी और 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को संचालित करते हैं, मेंटेन करते हैं, ऑर्डर देते हैं, बैलेंस में रखते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये मस्तिष्क के अग्र पश्च भाग में स्थित होती है। इससे 6 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। TSH, LH, FSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, ACTH हार्मोन। इस प्रकार इसमें से 6 हार्मोन निकलते हैं। ACTH हार्मोन एड्रिनल को संचालित करता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को संचालित करता है। ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि, विकास और खासकर बड़ी हड्डियों में के विकास को नियंत्रित करता है। बड़ी हड्डियों में कैल्शियम के विकास को नियंत्रित करता है। और LH हमारे प्रजनन संबंधी कार्यों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हम पिट्यूटरी ग्लैंड को जान रहे थे। अब हम दूसरी ग्रंथि पर आ जाते हैं, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि हमारे दोनों भवों के मध्य स्थित होती है। दोनों भवों के मध्य पश्च भाग में स्थित होती है, जिसे हम योग की भाषा में तीसरी आंख या आज्ञा चक्र कहते हैं। पीनियल ग्रंथि सहज तो 7 वर्ष की आयु तक ही विकसित होती है, उस समय वो पूरा विकास कर देती है। लेकिन हमारी योग साधना में, योग पद्धति में ऐसी क्रियाएं मौजूद हैं जो 30 वर्ष तक पीनियल ग्रंथि को जागरूक रख सकते हैं। 30 वर्ष की आयु तक हम इसका लाभ ले सकते हैं। कहते हैं स्वामी विवेकानंद ने पीनियल ग्रंथि अर्थात आज्ञा चक्र को जागरूक किया था और जिसका प्रभाव हम सब ने देखा है। आज भी उनके गुणगानों की गाथा करते हुए हम नहीं थकते। आज भी वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो योग विद्या से जुड़ें, योग विद्या का लाभ लें और उनसे शरीर पर काम करते जाएं। अगली ग्रंथि की तरफ जाती हूँ, थायराइड ग्रंथि, जो कि कंठ के मध्य में एक्स शेप में स्थापित होती है। इससे T3 और T4 नाम के 2 हार्मोन निकलते हैं। अगर T3 और T4 का स्त्राव अगर ज्यादा हो जाए तो थायराइड ग्लैंड का साइज खुद में ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और गला बाहर की तरफ आ जाता है। गला बाहर की तरफ, उसका नहीं, खिड़की बंद कर देना, गला बाहर की तरफ आ जाता है। T3 और T4 के अधिक स्त्राव से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिससे वेट बढ़ने लगता है, त्वचा रूखी हो जाती है, आंखें बाहर निकलने लगती हैं, क्रोध आने लगता है, चयापचय क्षमता कम हो जाती है और मोटापा, हम दुबले पतले होने लगते हैं, लेकिन भूख बढ़ जाती है। और इसके बाद T3 और T4 का हार्मोन्स का स्त्राव जब कम होता है तब हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है और उससे हमें अगर ये जन्मजात थायराइड का स्त्राव हमारे शरीर में कम है तो हमें मंगोलिया देश के प्राणियों जैसा बच्चे का विकास होता है। बच्चा बिल्कुल विकसित नहीं होता, छोटी छोटी आंखें, सूजा हुआ मुंह, नाटा कद और कोई शरीर का विकास नहीं, प्रजनन क्षमता शून्य और त्वचा रूखी और बेढंगा शरीर हो जाता है। और अगर हाइपोथायराइडिज्म अगर हाइपर होता है तो जायंट आकार का शरीर हो जाता है, शरीर अनावश्यक बढ़ जाता है। अलग से शब्दों में कहूँ तो राक्षस प्रवृत्ति का शरीर, राक्षसनुमा शरीर हो जाता है। तो थायराइड को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थायराइड को हम धीमा जहर भी कह सकते हैं। थायराइड से बहुत सारे रोग हमें हो जाते हैं। हम थायराइड, पैराथायराइड की बात करेंगे। अगली ग्रंथि पैराथायराइड, थायराइड के दोनों तरफ 2-2 चिपकी हुई होती हैं, एक तरफ 2 एक तरफ 2, 4, ये संख्या में 4 होती हैं। इसका मुख्य कार्य होता है कैल्शियम और फास्फोरस का चयापचय, इनका संतुलन हमारे शरीर में रखना इसका काम होता है। अगली ग्रंथि है थाइमस, जो कि हृदय पर, थायराइड पैराथायराइड के नीचे हृदय पर स्थित होती है और यह हमारे शरीर में निरुपयोगी है। इसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, किंतु अगर इससे स्त्राव होने लगता है तो मसल्स हमारी कमज़ोर हो जाती हैं और मिस्थीनिया नामक रोग मानव को हो जाता है। मसल्स में दर्द, मसल्स पेन, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए पूरे उम्र आपको दवाई खाना पड़ेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थाइमस से संबंधित योगाभ्यास करें और थाइमस को हम से स्त्राव को निकलने ना दें, इसे बैलेंस में रखें।
अगली ग्रंथि की बात करें तो पैंक्रियाज अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियां हैं। पैंक्रियाज से एक जूस निकलता है जो डक्ट द्वारा डिओडेनम में छोड़ दिया जाता है, जो पाचन संस्थान में हमारी मदद करता है। और पैंक्रियाज से में बीटा सेल्स होती हैं जिनसे इंसुलिन स्रावित होता है, और इंसुलिन हमारे शरीर में रक्त में शुगर की मात्रा को बैलेंस करता है। अगर इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है तो हमें शक्कर की बीमारी हो जाती है, जिसे आम भाषा में हम डायबिटीज कहते हैं। और डायबिटीज कितनी ज्यादा हानिकारक है, एक एक शरीर के एक एक और अंग को भी नष्ट कर देती है। धीमे धीमे हमारा शरीर की कार्य क्षमता शून्य होती जाती है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं मिलता, ऊर्जा नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, और बिना ऊर्जा के कहाँ जीवन संभव है। तो पैंक्रियाज पर का हार्मोन्स बैलेंस कितना ज्यादा आवश्यक है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली एड्रिनल ग्रंथि होती है, जो दोनों किडनियों के ऊपर एक उल्टी टोपी के आकार में विस्थापित होती है, 2 संख्या में होती है। मुख्यतः ये हमारे शरीर को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करती है। लड़ो या भागो, जैसे हमारे पीछे अगर कुत्ता पड़ जाए तो हम कितनी स्पीड से भाग जाते हैं, इतनी स्पीड से हम कभी भी दौड़े हुए नहीं होते। तो ये काम होता है आपातकाल को पहचान कर। एड्रिनल ग्रंथि खूब सारी ऊर्जा को स्रावित करती है, और इससे हमारे शरीर में एक आपातकालीन ऊर्जा आ जाती है, और हम उस समय उससे लड़ पाते हैं, उस आपदा से लड़ पाते हैं। और इसका काम होता है शरीर का रंग तय करना, और त्वचा पर दाग धब्बे हैं उनको तय करना। तो समझ लें कि एड्रिनल आपका ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा, ये एड्रिनल ग्रंथि पर डिपेंड करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम है ज़्यादा है। एड्रिनल ग्रंथि के स्राव त्वचा के दाग धब्बे, त्वचा का तापमान इससे नियंत्रित होता है। तो बहुत सारे काम एड्रिनल के हैं। सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस भी एड्रिनल ग्रंथि करती है। तो बहुत सारे हार्मोन्स का संचार एड्रिनल ग्रंथि से होता है। और अब हम आ जाते हैं गोनड्स पर, जो हमारी लास्ट अंतःस्रावी ग्रंथि है। गोनड्स पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग होती है। गोनड्स महिलाओं में ओवरीज से 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसे ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ऑस्ट्रोजन की अधिक मात्रा अगर महिलाओं में निकलने लगती है तो आपने देखा होगा महिलाओं की आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछें कई महिलाओं को आने लगती हैं, पीसीओडी उनको हो जाता है, उनका महीने की समस्या बिगड़ जाती है, माहवारी की समस्या आ जाती है, उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय में गर्भाशय में बच्चों को रखने के लिए गर्भाशय तैयार करता है, पीरियड्स नियंत्रित करता है, सेक्स की क्षमता को नियंत्रित करता है, अंडाणु सही मात्रा में बनाने को प्रोत्साहित करता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं में प्रेगनेंसी के प्रसव के बाद दुग्ध स्राव के लिए मदद करता है। अब हम पुरुषों की बात करें तो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषों के पुरुषार्थ जैसे बोलना चाहिए, शुक्राणुओं को नियंत्रित करता है, प्रजनन क्षमता को नियंत्रित करता है, दाढ़ी मूछ और मसल्स गेन को नियंत्रित करता है। तो इतने सारे काम हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां करती हैं। हार्मोन्स की थोड़ी सी मात्रा केवल शरीर में आवश्यक है, परंतु यह थोड़ी सी भी मात्रा अगर अव्यवस्थित हो गई तो पूरा शरीर सही ढंग से काम करना छोड़ देता है। तो देखा आपने कितना ज्यादा जरूरी है अंतःस्रावी संस्थान, इससे जुड़ना और इस पर रोज काम करना, इसकी शुद्धि करना और इससे संबंधित योगाभ्यास और इसको समय देना, इसकी शुद्धि करना। मैं आपको धीरे धीरे मैंने आपको प्रयास किया है अंतःस्रावी संस्थान को समझाने का। अब मैं अंतःस्रावी संस्थान पर अंतःस्रावी संस्थान पर यौगिक प्रभाव उस तरफ की तरफ ले जाती हूँ। अंतःस्रावी संस्थान पर आसन जो कार्य करते हैं मैं उनको बताऊंगी, मैं उनको कर भी बताऊंगी, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। और उसके अलावा षट क्रियाओं की बात कर लेते हैं। अंतःस्रावी संस्थान पर षट क्रिया धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली, च, कपालभाति, सचेतानी, षटकर्माणी। आप जो लोग योगी हैं वो जानते हैं कि षट क्रियाएं क्या होती हैं। शरीर की भीतरी शुद्धि जिनसे होती है वो षट क्रियाएं होती हैं। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। योगा में हम जिस क्रिया से भीतरी अंगों की सफाई करते हैं उसे हम षट क्रिया कहते हैं। इनका प्रभाव अंतःस्रावी संस्थान पर कैसे पड़ता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नेति का आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है, जो योगी हैं वो जानते हैं। नेति का आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम का अनुलोम विलोम, ध्यान और भ्रामरी और उद्गीत अर्थात चैंटिंग ऑफ ओम का पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है। मन शांत रहता है, मानसिक अवसाद नहीं होते। कार्टिसोल जैसे
हार्मोन जो हमारे लिए दुखदायी हैं, हमारी प्रकृति के विपरीत हैं, वो स्रावित नहीं हो पाते। तो भ्रामरी, उद्गीत ये प्राणायाम हमें काम करते हैं। उज्जाई हमारे थायराइड पर काम करता है। उज्जाई प्राणायाम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर 3 महीने तक लगातार किसी योग गुरु के सानिध्य में अगर उज्जाई किया जाता है तो 3 महीने में थायराइड नामक रोग खत्म हो जाता है। तो उज्जाई बहुत ज्यादा कार्यरत है। भस्त्रिका थाइमस के लिए लाभकारी है। भस्त्रिका आप रोज करते हैं तो एक तो आपको टीवी, निमोनिया, अस्थमा, साइनस जैसे रोग नहीं होंगे। फेफड़े आपके पूरे अच्छे से काम करेंगे। फेफड़ों के छोटे छोटे छिद्र एल्वोलाई तक जाकर हमारे भस्त्रिका से खुल जाएंगे। एक पॉल्यूशन हो या कफ जाकर फेफड़ों में रुक जाता है, जिससे कि फेफड़े नीचे तक श्वसन नहीं कर पाते और जिससे निमोनिया और टीबी आदि रोग हमें धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो हमें वो नहीं होने देना। भस्त्रिका इस पर बेहद खूबसूरती से काम करता है। कपालभाति और नौली क्रिया हमारी पेनक्रियाज और एड्रिनल पर काम करते हैं। कपालभाति और नौली आप कहेंगे तो मैं करके बता दूंगी। कपालभाति और नौली क्रिया हमारे पेनक्रियाज और एड्रिनल पर काम करते हैं। और बस्ती षटक्रिया, बस्ती और बंधों में मूलबंध हमारे गोनट्स पर काम करता है। प्रिजनल में जो ग्रंथियां हमारे सहयोगी हैं उन पर काम करता है। इस प्रकार हमने देखा कि षटक्रियाएं पूरी तरह शरीर पर काम करती हैं। और एक सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं बताना भूल गई हूँ, शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन एक धोती का पार्ट है। अगर आप 2 नवरात्रे आते हैं हमारे यहाँ, बड़ा ऋषि मुनियों ने हम उसको भूल गए हैं, अपनी ऋषि मुनियों द्वारा दी हुई हम अपनी विरासत को भूल गए हैं। अगर हम शंख प्रक्षालन वर्ष में 2 बार कर लेते हैं हर एक नवरात्रि में, तो हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। कायाकल्प हमारे शरीर का हो जाता है, पूरे शरीर का नव निर्माण हो जाता है, हार्मोन्स का बैलेंस स्वतः ही उससे हो जाता है। तो शंख प्रक्षालन की क्रिया हम बहुत खूबसूरती से, नवरात्रि आने वाले हैं तो आप चाहें तो उनमें डालें, कर सकते हैं। तो शंख प्रक्षालन से बेहद बेहद लाभकारी होता है। अब मैं बात करती हूँ बंधों की। अंतःस्रावी संस्थान पर बंध क्या क्या काम करते हैं। अंतःस्रावी संस्थान पर उज्जाई पर थायराइड पर जालंधर बंध काम करता है। तो और पेनक्रियाज पर उद्यान बंध काम करता है और गोनट्स पर मूलबंध काम करता है। इस प्रकार और महाबंध लगा लें तो पूरे संस्थान के अंतःस्रावी संघ उससे पोषित हो जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां पोषित हो जाती हैं। तो बंध बहुत अच्छे से काम करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से बात करूं तो चक्रास पर पूरा अंतःस्रावी संस्थान काम करता है। कैसे? गोनट्स, नीचे से बात करते हैं। गोनट्स मूलाधार चक्र पर, एड्रिनल स्वादिष्टान चक्र पर, पेनक्रियाज मणिपुर चक्र पर, अनाहत चक्र पर थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड और थायराइड विशुद्धि चक्र पर, और आज्ञा चक्र पर पिनियल ग्रंथि सर्व जगत विदित है, एंड सहस्त्रार्थ चक्र पर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे हमारे पूरे चक्र, आध्यात्मिक दृष्टि, न केवल शारीरिक विकास होना है इन ग्रंथियों पर काम कर बल्कि मानसिक भी, क्योंकि आपका अगर शरीर शुद्ध है, सोच आपकी शुद्ध है, हार्मोन अच्छे स्रावित हो रहे हैं, तो आपको विचार भी अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब ना आपको शारीरिक रोग होना है, ना मानसिक रोग होना है, ना आध्यात्मिक रोग होना है। आध्यात्मिक पथ की यात्रा आपकी सहज सुलभ होने वाली है ये सब कार्य करने से। प्राणायाम की बात करूं तो पूरे अंतःस्रावी संस्थान पर प्राणायाम काम करने वाला है। अनुलोम विलोम आपका पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड पर काम करता है। अनुलोम विलोम मैं बाद में सब डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली हूँ। तो अनुलोम विलोम आपका पिट्यूटरी और पिनियल ग्रंथि पर काम करने वाला है। उज्जाई आपका थायराइड पैराथायराइड पर काम करने वाला है। भस्त्रिका मैंने बता दिया है। पूरे प्राणायाम आप पर काम करने वाले हैं। षटक्रिया, बंध सारे आप कर, चक्रास पर मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आसनों की बात करती हूँ अंत में, और आसनों का डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको मैं देना चाहूंगी। तो आसन काम करते हैं बहुत बहुत ज्यादा मन को तन से जुड़कर। कोई आसन जल्दबाजी में नहीं करना, घबराहट में नहीं करना। आपको विचार करना है कि रोज आपको समय देना है आपके शरीर के संस्थान की शुद्धि के लिए, क्योंकि शरीर ही आपका सच्चा साथी है। अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा तो आप अपनी धन दौलत का भी स्वयं उपयोग नहीं कर पाएंगे, रिश्ते नातों के लिए भी आप बोझ बन जाएंगे। आपको ऐसा नहीं करना है। सच्चा साथी आपका शरीर है, शरीर आपका घर है। सर्वप्रथम उठकर इसकी शुद्धि करें आसनों से, प्राणायाम से, और मैं बाद में आपको स्वास्थ्य के सूत्र और रोगी होने के कारण भी बताऊंगी। तो पहले मैं आसनों का डेमोन्स्ट्रेशन करती हूँ। तो आसनों के लिए किसी भी अच्छी सी स्थिति में बैठ जाएं जिसमें आपको सुख मिले।
और आसन आपको कभी भी डायरेक्ट प्रारंभ नहीं करना है, पहले सूक्ष्म व्यायाम करना है या फिर जिसे अंग्रेजी में बार मक कहते हैं वो आपको करना है। तो पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम, यूं आप सब जानते हैं, मैं बस थोड़ा थोड़ा सा आपको सब बताऊंगी, एक एक आसन का ग्रंथियों पर प्रभाव भी बताऊंगी। तो सबसे पहले गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, साथ में आपका थायराइड पैराथायराइड पर काम हो रहा है। गर्दन को आगे पीछे ले गए, धीमे से वापस श्वास भरी, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, और 2-3-4 बार कर लिया। फिर गर्दन को, कान को कंधे से लगाया, दोनों तरफ गर्दन पर खिंचाओ और दाएं बाएं गर्दन की पीछे देखने का प्रयास है ताकि आंखों पर काम हो जाए। एक एक अंग पर रोज आपको काम करना है। आंखों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कानों के व्यायाम करना है, जिह्वा के व्यायाम करना है, मसूड़ों के करना है, लार ग्रंथियों के करना है, हर एक ज्वाइंट का, फैलेंजेस का ध्यान करना है, हर एक ज्वाइंट को ध्यान कर डेली सूक्ष्म व्यायाम करना है, क्योंकि हर एक ज्वाइंट को रोज चलाना है ताकि उनकी ऑयलिंग और ग्रीसिंग उन पर होती रहे, और वो जब तक आपकी स्वस्थ आयु हो तब तक आपको अमृत प्राप्त हो। मान लिया कि मेरी 40 वर्ष की उम्र है, लेकिन तब तक मैं ऐसे जीऊं जैसे स्वामी विवेकानंद जिए थे, पूरी प्रफुल्लित के साथ, ऊर्जा के साथ, कुछ देकर कुछ लेकर जीती जाए, ऐसी भावना के साथ आपको रोज शरीर की शुद्धि करना है। उसके बाद आपको गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम में नेक रोटेशन जरूर करना है। डायरेक्ट अभ्यास प्रारंभ नहीं करना। श्वास भरी, आंखें खोलकर, गर्दन पीछे, श्वास खाली कर आगे, 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी। श्वास भरें और एंटी क्लॉकवाइज प्रारंभ करें, गर्दन पीछे, आंखें खुली हुई, ध्यान आपका थायराइड पैराथायराइड पर। श्वास भरें, अगेन इनहेल, श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस। आपको ध्यान देना है कि आपके गर्दन का पिछला हिस्सा पीठ पर लगाने का प्रयास करना, छाती यथासंभव बाहर करना है ताकि पूरी तरह थायराइड पैराथायराइड पर खिंचाव आ जाए। उसके बाद हाथों के सूक्ष्म व्यायाम थोड़े थोड़े, फैलेंजेस को मोड़ लिया, रोटेशन कर लिया ताकि मुट्ठी को टाइट किया ताकि आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाए, कोहनी पर काम किया, एंड शोल्डर रोटेशन, कंध संचालन। सर्वाइकल आजकल बहुत सहज प्रॉब्लम है, जो लोग बैठे रहते हैं उनको सर्वाइकल आईटी वाले या सहज बैक पेन और सर्वाइकल, इनकी एक थेरेपी होती है। अगर हुआ तो मैं कभी इसका भी क्लास लूंगी। ये पूरा बड़ा उपयोगी, मेरुदंड को स्वस्थ रखना बड़ा उपयोगी है, बड़ा जरूरी है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज श्वास भरकर जाना है, पूरी छाती विस्तारित हो, कोहनी आसमान की तरफ जाए, कान से सटाते हुए पूरा कंध संचालन पूरा ले जाएं, धीमे से वापस। मैं 2-2-3-3 ही आपको बताने वाली हूँ। धीमे से कमर को दाएं बाएं थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको रीढ़ की हड्डी में कोई झटका न लगे। धीमे से वापस आ जाएं, दोनों पैरों को सामने फैला लें, दोनों पैर दाएं बाएं ले जाएं, पैरों के थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम, घुटनों को उठा लिया, वाइब्रेट कर लिया, दोनों पैर एक साथ कर लिए। पैरों की उंगलियों पर हमें काम करना है जरूर। हर एक ज्वाइंट आप ध्यान रखें, एक भी ज्वाइंट आपका छूट ना पाए। पैरों की उंगलियों को खोला, बंद किया, रोटेशन कर लिया। एंकल ज्वाइंट पर हम आ गए हैं, खूब श्वास भरा, खूब छोड़ा। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ कि समय की कमी है मेरे पास। और घुटनों की कटोरियों को ऊपर खींचे ताकि आपको नी पेन कभी भी ना हो। घुटनों की कटोरियां खूब ऊपर खींच ली। नी पेन एक सहज प्रॉब्लम है, इसमें पारस मुद्रा, हाथों को इस तरह से लॉक किया और भीतर की तरफ अपनी हथेलियों को दबाने का प्रयास करें। अगर आपको घुटनों में दर्द है तो आपकी हथेलियां लगेगी नहीं और उंगलियों में बहुत ज्यादा दर्द होगा। जिनको नी पेन की समस्या प्रारंभ होती है उनको यहीं से शुरू कराया जाता है। जो लोग घुटने हिला भी नहीं पाते उनको यहाँ से पारस मुद्रा से प्रारंभ कराया जाता है। घुटनों की कटोरियों को आपने ऊपर खींच लिया 10 बार 15 बार, जैसा आपको दर्द हो। और अगर आपको दर्द नहीं है तो कोई बात, तो फिर आपको कम करना है, 5-7। दोनों पैरों को दाएं बाएं कर लिया और फिर तितली आसन, बहुत जरूरी अभ्यास है तितली आसन। बहुत सारे रोग इलाज एक तितली आसन, देखने में भी बहुत छोटा सा लगता है, बहुत सरल है, किंतु अनेक लाभ इसके हैं। खूब पैरों मूल बंद लगा लिया, मूल बंद मतलब लैट्रिन की जगह को एकदम टाइट कर लिया, पेट अंदर की तरफ खींच लिया। अब पैरों को पूरा उठाना है और नीचे की तरफ करना है। पैरों को पूरा इतना उठाना है कि आपके हिप्स से लैट्रिन की जगह से आपको प्रभाव है, अप डाउन हो, रक्त का सप्लाई आपके गोनट्स तक जाए। गोनट्स पर आप काम कर रहे हैं ताकि गोनट्स से जो संबंधित मैंने लाभ बताए हैं वो आपको पूरे मिल पाए। पाइल्स नहीं होगा, फिशर नहीं होगा, महिलाओं में सफेद पानी की समस्या हो जाती है, पीसीओडी हो जाती है, प्रजनन संबंधी क्षमता कम हो जाती है, सेक्स से संबंधित रोग जितने भी हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। तो एक आसन और अनेक लाभ। पुरुषों में प्रोस्टेट से संबंधित, हाइड्रोसिल वो रोग होता है जिससे अंडकोश में पानी भर जाता है। तो वो सारी समस्याओं का निदान केवल ये तितली आसन है।
तो 2 से 5 मिनट रोज तितली आसन करना चाहिए, जिससे जिससे मैंने बताया जितने सारे रोगों से आपको सहज मुक्ति मिल जाएगी। अब धीमे से हम वापस आ जाते हैं, गठरी आसन लगाते हैं। तो आंख भरकर खाली किया, रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव अनुभव किया और धीमे से वापस दोनों पैर सामने फैला लिए। करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, रीढ़ की हड्डी को खींच लिया, पैरों की उंगलियां आपकी तरफ, घुटने जमीन पर स्थापित होने चाहिए। श्वास भरा, छोड़ते हुए श्वास छोड़ी, श्वास छोड़ी, श्वास छोड़ी और श्वास छोड़कर पूरी तरह अंतिम अवस्था में थोड़ा रुकना है। मस्तक को आपको घुटनों के बाहर लगा देना है। आपकी क्षमता अगर इतनी है तो इतने पर रुकें, आप पूरा जा सकते हैं तो अंतिम अवस्था में रुकें। कोहनियां जमीन पर, मस्तक घुटनों पर और यहाँ पर आपको 11 गहरी श्वासें लेना है। आप पैनक्रियाज पर काम कर रहे हैं और पूरे मन से श्वास को खाली करें। एड्रिनल पर काम हो रहा है, अनुभव करें और हर एक अभ्यास से जुड़ें। 11 गहरी श्वासें ली और फिर धीमे से दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़कर वापस थोड़ा सा विश्राम किया, आसन के प्रभाव को अनुभव किया और पैनक्रियाज से जो हार्मोन स्रावित हो रहे हैं उनको अनुभव किया। अब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी आसन करा उसका पूरक आसन करना बहुत जरूरी है। उष्टासन, इसका पूरक आसन उष्टासन है जो हमारे थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज और एड्रिनल पर काम करने वाला है। तो पश्चिम उत्तानासन के बाद उष्टासन करेंगे। एक हाथ को घुमाया धीमे से एड़ी पर, दूसरे हाथ को घुमाया, पुनः एड़ी पर, श्वास खाली। अब ब्रीदिंग नॉर्मल, अंतिम अवस्था में ध्यान, गहरी लंबी श्वास, 11 गहरी श्वासें लेंगे। आसन के प्रभाव को अनुभव करेंगे। थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रिनल को स्टिमुलेट करेंगे और धीरे से वापस आकर विराम देंगे। आपको 11 गहरी श्वासें हर एक अभ्यास में लेना है। प्रारंभ में क्षमता का ध्यान रखना है और उसके बाद आपको करते जाना है। गहरी लंबी श्वास। वज्रासन में आए हैं तो एक रामबाण अभ्यास है डायबिटीज के लिए, पैनक्रियाज के लिए मंडूकासन। बाबा रामदेव इसको अक्सर कराते हैं। बाबा रामदेव का बहुमूल्य योगदान हमें पता ही है। बाबा रामदेव अक्सर कराते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाई, नाभि के आसपास नीचे की तरफ रखा, मंडूकासन कर रहे हैं। डायबिटीज के लिए, अपच के लिए, अजीर्ण के लिए श्वास भरें, छाती बाहर, श्वास भरें, चिन चेस्ट बाहर, श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे वापस। थोड़ी देर गर्दन को सामने रखते हैं ताकि आपके चेहरे का ग्लो बढ़ पाए। चेहरे पर आ रहे प्रेशर को अनुभव करें। पुनः अभ्यास में 11 गहरी श्वासों के लिए रुकेंगे। पुनः श्वास भरें, खाली करें और अंतिम अवस्था में मस्तक को धरती माँ के सुपुर्द करते हैं। धरती माँ का नमन। पृथ्वी तत्व जो हमारे शरीर में कार्य कर रहा है उसको पोषित करें। गहरा लंबा श्वास, आपके हिप्स एड़ियों से उठने ना पाए। 11 गहरी श्वासें लेंगे और पैनक्रियाज का ध्यान करेंगे। पूरा पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें अगर आप कर सकते हैं तो अश्विनी मुद्रा करें, लैट्रिन की जगह का संकुचन और विमोचन, जिससे आपका पायल्स आदि पर भी काम होता रहेगा और पायल्स के जो मस्से हैं वो धीरे धीरे कटने लगेंगे। धीमे से श्वास भरकर वापस। आंखें बंद हैं, मैं कम बता रही हूँ क्योंकि मुझे और बहुत सारा चीज बतानी है। रिलैक्स हो जाएं, लंबा गहरा श्वास लें। गहरा पूरक आसन करना पड़ेगा। करते हैं कपोतासन। कपोतासन इतना ज्यादा खूबसूरत अभ्यास है। कबूतर, कपोत का अर्थ होता है कबूतर। तो हम बैठ जाएंगे, वज्रासन से ही आ गए, वज्रासन से ही आ गए। एक पैर पीछे, पीछे का पैर एकदम पीछे होना चाहिए, पंजा खुला हुआ होना चाहिए। कपोत आसन विशेषकर किडनी के लिए होता है, एड्रिनल ग्लैंड के लिए होता है। जिनको किडनी में केराटिन बढ़ने लगा है या किडनी में छोटा मोटा स्टोन है तो वह सहज इसी से दूर हो जाएगा। तो पैर पीछे, गर्दन आंखें सामने। थोड़ी देर इसी अभ्यास में रुकें। पीछे का पैर सीधा है, गर्दन आंखें ऊपर, छाती को पीछे की तरफ धक्का दें और गहरी लंबी श्वास लें। इससे आपकी किडनी पर आ रहे प्रभाव का अनुभव करें। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन पूरी तरह बैलेंस में निकलेंगे और आपातकाल के लिए तैयार हो रहे हैं। आप फिर पीछे के पैर के घुटने को मोड़ें और हाथ को डालें और राइट हैंड सामने से लाएं। श्वास खाली और गर्दन आंखें ऊपर। ये हुआ कपोतासन। अगर आप इसको और अपग्रेड कर सकते हैं तो पीछे के पैर को पकड़ा, श्वास भरी,
खाली की और पंजे को मस्तक से लगा दिया। कर सकते हैं तो ही करें, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, क्षमता का ध्यान रखना है। अब एक पैर से करा है तो दूसरे पैर से करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एड्रिनल ग्लैंड प्यारी नहीं है, दोनों किडनियां प्यारी हैं हमें, दोनों किडनियां सहर्ष मुस्कुराकर काम करें। तो अब मैं आगे की तरफ से दिखाना चाहूंगी, इसलिए इस तरफ बैठी हूं। अब पीछे का पैर पीछे पूरा फैला दिया, पुनः सेम स्थिति, दोनों हाथ घुटने के पास रखे, छाती को पीछे की तरफ धक्का दें, ध्यान किडनी पर। इसीलिए शरीर विज्ञान समझाया था कि योग को शरीर से जोड़कर करना है। छाती को पीछे की तरफ धक्का देते जाएंगे तो और प्रभाव बढ़ता जाएगा। पीछे का पैर फैला हुआ, सुला हुआ पंजा, गहरी लंबी श्वासें। हर एक अभ्यास में आपको 11-11 श्वास लेना है, मैं बार बार बता चुकी हूँ। आंखें बंद कर शरीर से जोड़ना है मन को। फिर पुनः अपने पीछे का पैर घुटने से मोड़ा, कपोत आसन पुनः लिया, गर्दन आंखें सामने, जो अभ्यास पहले बताया था वही दूसरी तरफ से कर रहे हैं। और आप और अपग्रेड हो सकते हैं तो पीछे का पैर लाया और मस्तक को, पंजे को मस्तक से लगा दिया। इससे आपका थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, पीनियल और गोनल, एड्रिनल सब प्रभावित हो जाएंगे। धीमे से हम वापस आ गए। पुनः हमने लंबा गहरा श्वास ले लिया, खूब गहरा श्वास लिया, खूब गहरा खाली किया। अब हम करेंगे मस्तक के लिए काम, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए काम, बैलेंस के लिए काम। तो पीठ केवल लेटकर अभ्यास करेंगे। मैं कम बताती हूँ और ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। सर्वांग आसन, सर्व अंग आसन। सर्वांग आसन केवल एक ऐसा आसन है कि अगर आप अकेला सर्वांग आसन कर लेते हैं तो पूरा शरीर केवल सर्वांग आसन से ही पोषित हो जाता है, पूरा इम्यून सिस्टम आपका सर्वांग आसन से बढ़ जाता है। तो पीठ केवल लेट गए, हथेलियों का सहारा दिया, श्वास भरी और छोड़ते हुए दोनों पैर पूरा ऊपर, जितना संभव है शोल्डर पोज, शोल्डर पे आ जाएं। गहरा लंबा 11 श्वासें अनुभव करें। थायराइड, पैराथायराइड को, थाइमस को, सर्वाइकल के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी, थायराइड ग्लैंड के लिए रामबाण। श्वास भरें, 11 गहरी श्वासें यहाँ लेने के बाद श्वास छोड़ते हुए हलासन, हल्के समान अपनी आकृति बना लें। दोनों पैर पीछे, मैं शायद दिख नहीं रही हूँ, थोड़ा सा दिख कर जाती हूँ। हलासन, हलासन पूरी आपकी मेरुदंड को सक्रिय कर देगा। दोनों हाथ पीछे, पंजे सुले हुए, पुनः इसमें 11 गहरी श्वासें। धीमे से वापस आ गए। शरीर से जुड़ना, पटकना नहीं है पीठ को, हाथों का सहारा देकर धीमे से वापस। अब आगे पीछे गए हैं तो मरकट आसन डालना पड़ेगा। तो राइट तलवे को लेफ्ट घुटने पर रखा, किडनी के लिए खुद से काम करेंगे और घुटने को पकड़ा, श्वास छोड़ते हुए घुटना जमीन पर, दोनों कंधे जमीन पर, घुटना विपरीत दिशा में और गर्दन विपरीत दिशा में। इसको करने से आपको रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है ज्यादातर लोगों को, वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। रोज करना पड़ेगा लेकिन। धीमे से वापस, पुनः लेफ्ट तलवे को राइट घुटने पर रखा, राइट हैंड से लेफ्ट घुटना पकड़ा, श्वास भरी, छोड़ते हुए घुटना जमीन पर, कंधा जमीन पर और गर्दन दूसरी दिशा में और घुटना दूसरी दिशा में। किडनी पर ध्यान ले गए, एड्रिनल पर ध्यान ले गए, लिवर, पैंक्रियाज पर ध्यान ले गए, अपने अंगों से जुड़े 11 गहरी श्वासें ली और वापस आ गए। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मेरुदंड के लिए काम करेंगे। आगे की तरफ झुकाया है तो विपरीत अभ्यास करना जरूरी है। बहुत रामबाण अभ्यास हम इसके बाद करने वाले हैं। चक्रासन बहुत ज्यादा खूबसूरत अभ्यास है। पूरी गोनड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, पीनियल सभी ग्रंथियां इससे स्टिमुलेट हो रही हैं। देखेंगे चक्रासन, श्वास भरी, छोड़ते हुए 1 2 3 गो, पूरा शरीर छोड़ दिया। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, अगर आप कर सकते हैं तो दोनों पैरों को मिलाएं, घुटने सीधे कर दें तो एड्रिनल पर प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। 11 गहरी सांसें लेंगे, अनुभव करेंगे इस आनंद का, मुस्कुराहट के भाव रखेंगे, स्रावित हो रहे मेलाटोनिन हार्मोन को अनुभव करें। अच्छे हार्मोन, यू स्ट्रेस हार्मोन, अच्छे हार्मोन जो हमें नींद अच्छी देते हैं। गहरा लंबा श्वास लेकर वापस आ जाए। 11 गहरी श्वास लेना है, मेरुदंड को रेस्ट करवाना है।
आराम करवाना। कोई भी आसन जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। रिलैक्स हो जाए, जब आपकी पीठ पूरी रिलैक्स हो जाए तब आपको अगले अभ्यास की तरफ जाना है, जो कि आसनों का राजा है, शीर्षासन। अगर आप कर सकते हैं तो ही शीर्षासन करें, और नहीं कर सकते तो सर्वांग आसन। सर्वांग आसन आपकी उसकी शीर्षासन की जगह ले लेता है और पूरे शरीर का पोषण कर देता है। शीर्षासन जैसा कि आप जानते हैं आसनों का राजा है। शीर्षासन अगर आप डेली करते हैं तो आपका यौवन कभी खत्म नहीं होता, आपके बाल कभी सफेद नहीं होते, आपके चेहरों पर झुर्रियां नहीं पड़ती, स्वस्थ जीवन के आप धनी बन जाते हैं। तो मैं शीर्षासन आपको दिखाती हूँ, उसके बाद एक दो अभ्यास हम दिखाएंगे आपको खड़े होकर, जो आपको बैलेंस बनाने। उससे पहले मैं बकासन दिखा देती हूँ। बकासन जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर बहुत अच्छे से काम करेगा। आपका बैलेंस न केवल शरीर का, मन का और तन का। आपको फटाफट क्रोध आ जाता है, किसी ने आपकी गाड़ी में टच करा और आपको इंस्टेंट क्रोध आ गया, ऐसे जो फटाफट वाले क्रोध हैं उन पर कंट्रोल करता है बकासन। बैलेंस में हार्मोन स्रावित करता है बकासन, वृक्षासन, ताड़ासन और तिटिवासन। इस तरह के आसन हमारे शरीर के, मन के और मस्तिष्क के बैलेंस के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको बकासन बताना चाहूंगी। दोनों हाथों को अच्छे से जमीन पर रखा, ध्यान आपको पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड पर ले जाना है। तो लंबा गहरा श्वास लिया, एक मिनट मुझे बाल बांधना पड़ेगा। रिलैक्स हो जाए, ब्रीदिंग नॉर्मल करते जाएं, मन को तैयार करें। जल्दबाजी में ये आसन नहीं किए जाते हैं। शीर्षासन हुआ, बकासन हुआ, ये आपके बैलेंस को बढ़ाएंगे। बकासन, जितनी देर क्षमता है उतनी देर रुके और उसके बाद वापस आ जाए। बकासन, लंबा गहरा श्वास ले लिया, 3 या 5 राउंड आप बकासन के डाल सकते हैं और धीमे से शरीर को विश्राम दिया। आप चाहें तो मैं एक बार और बता दूं, बकासन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके मन मस्तिष्क के बैलेंस के लिए। दोनों हाथों को अच्छे से स्थापित किया, श्वास भरी, खाली की और 1 2 3 गो। ये जितनी देर रुकना है रुके एंड वापस श्वास लीजिए, हाथों को रेस्ट दीजिए। पूरी भुजाओं पर आपका वेग था तो हाथों से हर एक अंग से प्रेम कीजिए। अब मैं आपको शीर्षासन, इधर की तरफ मुंह करती हूँ ताकि आपको मेरा चेहरा दिखे। रिलैक्स हो जाए, गहरा लंबा श्वास ले लें। शीर्षासन की तरफ जाने वाले हैं। शीर्षासन वही साधन करें जो कर पाए, नहीं तो सर्वांगासन करें। धीमे धीमे मन को शांत किया, ब्रीदिंग नॉर्मल की, दोनों पैर उठा लिए पर्वत के शेप में और धीरे धीरे चल कर गए और एक पैर उठाया, फिर एक और पैर उठाया और यहां पर बैलेंस को बनाया। जब आपका बैलेंस बन जाए तो दोनों पैर सीधे, जितनी देर आपको रुकना है रुकिए, ब्रीदिंग कीजिए। पैरों को सीधा कर लिया, पेट की मसल्स को अंदर खींच लिया, पैरों की उंगलियों को बाहर और धीमे से, झटका नहीं, जल्दबाजी नहीं। आसन कर रहे हैं, शरीर पर काम कर रहे हैं। शरीर ईश्वर द्वारा दिया हुआ अनमोल तोहफा है, इस पर कोई जल्दबाजी नहीं करना, प्रेम से करना है। जब आपका शीर्षासन हो जाए तो आराम से बैठें, लंबी गहरी सांस लें। शीर्षासन के बाद ताड़ासन किया जाता है। पूरक आसन में शीर्षासन के बाद ताड़ासन आता है। ताड़ासन बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत और जरूरी अभ्यास है। ताड़ासन से समय, ताड़ासन एड़ी पंजे घुटने मिलाकर मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करती हूँ। ताड़ासन, ताड़ासन से आपका शरीर ताड़ के वृक्ष के जैसा हो जाता है, जिससे सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान कुछ भी आए, आपने देखा होगा ताड़ का वृक्ष दुबला पतला होता है, कितना भी हिले पर टूटता नहीं है। ऐसा आपको शरीर अपना बनाना है। वृक्षासन, वृक्ष की भांति आप में स्फूर्ति आए, शक्ति आए, दृढ़ता आए और दान करने की क्षमता आए। आप टिल्ट हो जाएंगे तो एड्रिनल ग्लैंड पर काम हो जाएगा और आप सीधे खड़े थे तो पिट्यूटरी और पिनियल पर काम कर रहे। दूसरी तरफ श्वास को खाली कर कर आप एड्रिनल पर ध्यान ले जाएं, घुटनों को बाहर की तरफ करें, बैलेंस बनाएं, दृष्टि को कहीं फिक्स करें, धीमे से वापस। ये तो थे आसन, और भी बहुत सारे आसन हैं, कोई भी आप अपनी पसंद का अभ्यास डाल सकते हैं।
एक और मैं बता देती हूँ, जो रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी तरह से पादहस्तासन, श्वास को खाली किया और मस्तक को ले गए घुटने के पास। इससे आपका पेनक्रियास और मोटापा भी कम होगा। इन सारे आसनों से फैट कम होने वाला है। और वृक्षासन, श्वास भरी खाली की, एड़ियों में सांस ला और पूरा जाने देंगे। यथासंभव हो तो एड़ियों को पकड़े, अंतिम अवस्था में रुकें। 11 गहरी सांस ले, ध्यान को ले जाएं। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, पैनक्रियाज और एड्रीनल। जब 11 गहरी सांसें हो जाए तो धीमे से बाहर। आसनों के बाद आपको शवासन जरूर लेना है। शवासन आप जानते हैं, शब्द की भांति आसन होता है। जो भी आसन आपने किए होते हैं उनका प्रभाव पूरे शरीर पर देखा जाता है, वह शवासन होता है। प्रत्यक्ष होते हैं हम। शवासन में अपने शरीर से ध्यान करते हैं और बंद आंखों से अपने शरीर से प्रत्यक्ष जुड़ते हैं। मैं आपको थोड़े से स्वस्थ रहने के सूत्र बता देती हूँ। सब स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा सूत्र तो है सही भोजन। समय पर भोजन, बिना भूख के नहीं खाना है, सही समय पर खाना है, भोजन को चबा चबा कर खाना है। कभी कभी ऐसा होता है पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया और फिर रात में इकट्ठा बहुत सारा खा लिया, ये गलत है। दिन भर भी कुछ कुछ खाना बिल्कुल गलत है। अपने शरीर को पहचानें, हमें क्या सूट करता है, वैसा भोजन करें, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आप भोजन को की थाली को देखकर, बैठकर देखकर उसे अनुभव कर खाएं, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, क्योंकि ये भोजन नहीं है, ये वो रस है जो आपके शरीर का निर्माण करने वाला है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र, इन सभी का निर्माण उस केवल और उस भोजन और जल से होने वाला है। तो भोजन को अमृतमय बनाएं और अमृतमय बनाकर उसको ग्रहण करें। तो भोजन नहीं करना है, हवन यज्ञ में आहुतियां डालना है, एक एक को मंत्रायुक्त करना है, अभिमंत्रित करना है और अपने शरीर का ओजमय, तेजमय निर्माण करना है। और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है। प्राणायाम, आसन, सही व्यायाम, अपने शरीर की जांच कर सही व्यायाम, अपने शरीर के बहुत ज्यादा भी व्यायाम नहीं करना है। अब वॉक जरूर डालना है, चलने से हृदय मजबूत होता है। तो वॉक, आसन और शुद्धि, मंजन, शारीरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि, दोनों यम नियम का पालन कर यौगिक दिनचर्या का पालन। यम नियम का आपको पता ही है, हमारे गुरुजनों ने बहुत विस्तार से पहले समझाया है, तो मैं उनके सामने बताने में समर्थ नहीं हूँ। वो तो उनके सामने मेरे बोलने की क्षमता नहीं है। तो यम नियम का पालन आपको करना है, जिसमें बहुत सारा संग्रह नहीं करना है, ना मानसिक संग्रह, शुद्धि करना है, मानसिक विचारों को खाली कर लेना है, अपेक्षा रहित जीवन जीना है, अपनों को सिर्फ, संसार को सिर्फ देने की सोचना है, लेने का भाव से नहीं, अपने जीवन को जीना नहीं है। देने के भाव से जीवन को जिस दिन जीना शुरू करेंगे उस दिन सब चीजें आपके पास आकर आ जाएगी, बैर त्याग हो जाएगा और हम योग के पथ पर, मानव की जीवन के सही उद्देश्य के पथ पर आगे बढ़ने लगेंगे। सही विचारों का संचयन करना हम सीखेंगे। सही विचार, सही मित्र मंडली, सत्संग, सत्संगियों का साथ, ये सब छोटे छोटे कार्य जब हम करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होने लगता है। आपको निर्णय लेना है आपके लिए क्या सही है। मैत्री करना, मुदितो उपेक्षाना, मैत्री भी किससे करना है, ये सब हमारे ग्रंथों में वर्णित है। और आप खुद अभी जरूरी नहीं है ग्रंथ पढ़ना, आप सोचें कि ये आपके लिए ठीक है कि नहीं। सामान्य लोगों की मैं बात कर रही हूँ, और सोचें, और उसको, जो योगी हैं वो तो ग्रंथ पढ़ते हैं, उनको पता है कि महर्षि पतंजलि और सबने सब कुछ एक एक चीज विस्तार से बताई है। तो हमें यौगिक दिनचर्या का पालन करना है, पूरे दिन प्रसन्नता लेना है और प्रसन्नता ही बांटना है। और एक बात याद रहे, शरीर आपका सच्चा साथी है। आपका शरीर है, आप ही को करना पड़ेगा, कोई और इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। आपके पास कितनी भी धन दौलत हो, कितना भी कुछ हो, सबका उपयोग करना है, सबका भोग करना है, तो शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो आज से ही संकल्प लें कि पहला सुख निरोगी काया, तो इसको निरोगी रखने के लिए प्रयत्नशील हो जाइए। बहुत सारा हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है, सूर्य नमस्कार और बहुत कुछ, जिसका एक कुछ मिनटों में वर्णन संभव नहीं है। और भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, मैं इस श्लोक के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी क्योंकि समय हो गया है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 6 में कहा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नमाबोधस्य योगो भवति दुःखा। अतः युक्त आहार, सही भोजन, युक्त विहार मतलब आचरण भी उसका सही,
आपको पता है क्या सही है और क्या गलत है। आपकी अंतरात्मा हर सही और गलत बात में आपको टोकती है। युक्त आहार, युक्त विचार, व्यवहार और युक्त चेष्टा, इच्छाएं भी आपकी सही दिशा में होनी चाहिए, तभी ईश्वर आपकी मदद करता है। गलत इच्छाएं हमें अपने अंदर धारण नहीं करना। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त कर्म से, कर्म भी हमारे ऐसे हों जिसमें किसी का नुकसान ना हो, ना शारीरिक ना वाणी हो, मन वचन पूरा ऐसे हमारे कर्म हो जो सबको केवल और केवल सुखदायी हो। तो कर्मों का भी ध्यान रखना है और सही समय पर सोना और जागना, ये भी हमारे इस श्लोक में वर्णित है। जो इन नियमों का पालन करता है, योग उन सभी साधकों के सारे दुख नष्ट कर देता है। लेकिन आपको इनका पालन करना पड़ेगा, ऐसी कामना के साथ कि आप इन सबका पालन करेंगे, अंतःस्रावी संस्थान को पूरी तरह स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे, अपने हार्मोन्स को न ज़्यादा न कम बैलेंस में रखने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित आप पूरे शरीर से सभी दुनिया के समस्त सुखों का लाभ ले पाएंगे, समस्त भोगों को आप अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि मानव ही है जो समस्त भोगों को अर्जित कर सकता है। तो पूरा श्रृंगार कीजिए, पूरी धन दौलत का उपयोग कीजिए, पुरुषार्थ से, चारों पुरुषार्थ आपको पता है, चारों पुरुषार्थ से केवल मानव में सामर्थ्य है कि चारों पुरुषार्थ करे और सब कुछ प्राप्त करे। तो सब कुछ प्राप्त कीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। और मुझे पूरे वाचन में मुझसे जो त्रुटि हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि मानव हूँ तो गलतियाँ सहज हैं, तो मुझे क्षमा कर दें। और मैं आज के सेशन को अब विराम देना चाहूँगी। ओम शांति। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आरोग्य हो, प्रभु की कृपा हो, ऐश्वर्य हो, ऐसे जीवन के आप सभी धनी बने। ओम शांति, शुभ विश्राम, हरि ओम। धरती माँ का नमन कर कर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। ओम शांति। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? ओम शांति। मुझे अब आज्ञा दीजिए। हरि ओम। पुनः